है दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कैपलिन पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ बेसिकली 4 पॉइंट पर डिस्कस करते हैं: हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। कंपनी का शुरुआत त्रिवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सटेंशन के तौर पे होता है 1990s बाय सीसी पार्थिपन। त्रिवेन फार्मा उस समय टैबलेट, लिक्विड ओरल और कैप्सूल और कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट बना के बेचा करती थी, जिसे 1993 में कैपलिन पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, साथ ही उसका सारा एसेट्स और लायबिलिटीज भी। महज 1 साल बाद कैपलिन आईपीओ के थ्रू पैसा उठाती है और एक्सपेंशन के लिए पौंडीचेरी में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है और साथ ही कंपनी फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट भी शुरू करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते ही कंपनी को एक यूएस कंपनी के साथ टेक्निकल सपोर्ट भी मिलने लगता है और धीरे धीरे कंपनी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना शुरू करती है। कुछ ही सालों बाद, दैट इज इन 1998 to 2002, कंपनी को लॉसेस होने लगता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इन हैवी टर्मोइल एरिया लाइक अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और किसी तरीके से कंपनी संभल जाता है। संभलने के बाद कंपनी चाइना से हैवी आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट करता है और मार्केट डिमांड को पूरा करने के लिए 2006 में मे इंडिया और 2009 में मिलान को अमेलगमेट करता है। साथ ही कंपनी 2005 में अपना 3rd मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है इन हिमाचल प्रदेश, जहां से कंपनी को आने वाले 10 सालों तक टैक्स एक्सेम्पशन भी मिलता रहता है। कंपनी का मोस्टली फोकस सेमी रेगुलेटेड मार्केट था जैसे अफ्रीका, पर धीरे धीरे कंपनी यूएस मार्केट में इंटर करने के लिए अपना 4th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है इन 2014 चेन्नई में, जो यूएस एफडीए नॉर्म्स के मुताबिक था। साथ ही कंपनी ने कुछ अलग सब्सिडरीज भी क्रिएट किया ताकि कंपनी अदर मार्केट को कैटर कर सके, जैसे आर्गस सोलार इन 2011, कैपलिन फार ईस्ट इन हांगकांग फॉर चाइना, कैपलिन कोलंबिया फॉर साउथ अमेरिका और कैपलिन स्टरलाइंस फॉर यूएस और यूरोप मार्केट के लिए बेसिकली R&D के लिए किया गया था। अगर पूरे कंपनी के हिस्ट्री को सम अप करें तो कंपनी एक फार्मा एक्सटेंशन ऑफ तारपिन के रूप में शुरू हुई, जो मोस्टली सेमी रेगुलेटेड मार्केट में प्रोडक्ट बेचती थी। पर धीरे धीरे कंपनी ने अपना प्रेजेंस को रेगुलेटेड मार्केट की तरफ बढ़ाया और जेनेरिक के साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करने लगी। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल का। पूरा का पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री रफली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला प्राइमरी केयर, जिसमें डॉक्टर, फिजिशियन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा आते हैं। दूसरे में फार्मा बिजनेस और तीसरे में डायग्नोस्टिक बिजनेस। हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली दूसरे वाले के बारे में, फार्मा बिजनेस। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो चेक कर लीजिएगा कि उसका मार्केट साइज क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी छोटे तालाब की बड़ी मछली को पकड़ के बैठे हो जो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। खैर, यहाँ फार्मा बिजनेस में ऐसा नहीं होगा, यह काफ़ी बड़ा मार्केट साइज का बिजनेस है। सबसे पहले प्रोडक्ट को समझते हैं। फार्मा में 2 तरीके से प्रोडक्ट बिकता है, एक प्रिस्क्राइब्ड जो डॉक्टर के बोलने पे खरीदा जाता है और दूसरा ओवर द काउंटर जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए खरीदा जाता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया। प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ब्रांडेड और दूसरा जेनेरिक। इन दोनों के अलावा एक तीसरा भी होता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, पर हम यहाँ जनरली फोकस रखेंगे जेनेरिक और ब्रांडेड पर। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये वर्ड्स पे, टेंशन मत लीजिए, वीडियो के खत्म होते तक आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है ताकि इलाज खोजा जा सके, जैसे किस एरिया के पेशेंट के लिए ये दवा सूटेबल होगा, इसके साथ उस इंसान को कौन कौन सा बीमारी होना चाहिए या नहीं, या दवा का साइड इफेक्ट्स, किस कंडीशन में क्या हो सकता है इत्यादि, ये सब रिसर्च में करना पड़ता है। ये सब रिसर्च कई फेजेस में होता है और फाइनली जो दवाई बनता है उसको हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं या ब्रांडेड दवाई बोलते हैं। ये सारा रिसर्च करने के लिए लगभग 12 साल का समय लगता है, इंक्लूडिंग एफडीए अप्रूवल। प्रोडक्ट बनने के बाद कंपनी इसे लगभग 8 साल, ये कम ज़्यादा हो सकता है, पेटेंट करा के केवल खुद बेचती है और कोई दूसरा चाह के भी उस दवा को नहीं बेच सकता। इसी 8 साल में कंपनी पूरा का पूरा पैसा छाप देती है क्योंकि कंपनी का मोनोपोली होता है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि रिसर्च करके दवा बनाने में खर्च बहुत ज़्यादा आता है, जो एक कॉम्पिटिटिव बैरियर क्रिएट करता है न्यू एंट्रेंट के लिए। साथ ही इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। ये पिक्चर देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और इसीलिए कोई भी फार्मा कंपनी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, वो इन 249 प्रोडक्ट बनाने का खर्च भी इसमें जोड़ देती है। 20 साल के बाद जब पेटेंट खत्म होने लगता है तो सेम प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई अदर कंपनी बनाती है, जिसे जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा रिसर्च और ट्रायल में खर्च नहीं किया जाता, बस कंपोजिशन सेम रखा जाता है। इसको बनाने में लगभग 2 साल लगता है और पेटेंट खत्म होते ही जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइसेंस लेके सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचना शुरू कर देती है, लेकिन कोई दूसरा नाम से, और धीरे धीरे उस प्रोडक्ट का दाम और गिरता जाता है। जेनेरिक मेडिसिन पूरा वॉल्यूम का खेल होता है और ब्रांडेड मार्जिन का। बहुत सारा ब्रांडेड कंपनी खुद का एक सब्सिडरी भी क्रिएट करके जो पेटेंट ड्रग है उसको खुद ही पेटेंट खत्म होने के बाद बेचना एज ए जेनेरिक मेडिसिन बेचना शुरू कर देती है। एक बार जो छूट गया वो ये है कि जेनेरिक मेडिसिन में सेम कंपोजिशन होता है जो ब्रांडेड में रहता है,
पर हर बार जेनेरिक मेडिसिन सही तरीके से काम करेगा इसका चांसेस बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस। अब बात करते हैं कैपलिन का। कैपलिन को 75% रेवेन्यू जेनेरिक मेडिसिन से आता है और 25% रेवेन्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट से आता है। पहले कंपनी का फोकस सेमी रेगुलेटेड मार्केट था जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, पर अब कंपनी का फोकस धीरे धीरे यूएस और यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, जो हाईली रेगुलेटेड होने की वजह से कंपनी को खुद का R&D में खर्च करना पड़ता है ताकि खुद रिसर्च कर सके। पर अच्छा बात यह है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जो एक समय 5% था और अभी 25% है, जो कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके लिए कंपनी डेडिकेटेड 4th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है इन चेन्नई और कैपलिन स्टरलाइन नाम का एक सब्सिडरी भी बनाया है। और प्रोडक्ट कंपनी मोस्टली 40% इन हाउस बनाती है, 40% चाइना से आउटसोर्स करती है और बाकी 20% इंडिया के किसी और कंपनी से आउटसोर्स करती है। कंपनी का 4000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है और इसका रॉ मटेरियल या कहें API को डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। खैर, मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे बीमारी ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसको डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें कुछ एक्सीपिएंट्स मिलाया जाता है ताकि ड्रग तैयार हो सके। इसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी का सेल्स ग्रो किया है एट द रेट ऑफ 29% CAGR और प्रॉफिट ग्रो किया है 46%, मतलब मार्जिन इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट को बेचने का बात करें तो कंपनी को 88% रेवेन्यू साउथ अमेरिका से आता है और 4% अफ्रीका से, बाकी 8% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। 2017 से पहले कंपनी का फोकस सेमी रेगुलेटेड मार्केट था, जहां न तो ज़्यादा कॉम्पिटिटर था ना ही कोई दूसरा कॉम्पिटिटर वहां प्रोडक्ट बेचना चाहता था बिकॉज ऑफ ह्यूज टर्मोइल इन दैट एरिया। और इसीलिए कंपनी को एडवांस पेमेंट भी मिलता रहता था, जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर देता था। पर जैसे ही कंपनी यूएस और यूरोप मार्केट में इंटर किया, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और जिसके लिए कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके वजह से ही कंपनी का रिसीवेबल डेज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा 2017 के बाद, जो इन फ्यूचर और बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का फोकस और ज़्यादा यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट में होने वाला है, जिसके वजह से हो सकता है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ फंडिंग उठाना पड़े, हो सकता है डेट के थ्रू या इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू, या ये कह सकते हैं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डिक्रीज होगा। पर चूंकि कंपनी ब्रांडेड मार्केट में कदम रखा है और कुछ सालों में API का मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करने का कंपनी का प्लान है, जो मार्जिन इंप्रूवमेंट में कंपनी को काफ़ी मददगार होगा। अगर पूरे कंपनी के बिजनेस मॉडल को समअप करें तो कंपनी को रॉ मटेरियल या कहे API चाइना से मिलता है और कुछ प्रोडक्ट वो खुद बनाती है, बाकी आउटसोर्स करती है और मोस्टली प्रोडक्ट लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में बेचती है, मोस्टली जेनेरिक प्रोडक्ट्स। और धीरे धीरे कंपनी अमेरिका और यूरोप में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में उतरना शुरू की है। साथ ही कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खुद ब खुद मैनेज करती है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी साथी को इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो इस कोर्स में इनरोल जरूर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। प्रोमोटर होल्ड करते हैं मोर देन 50% और ट्रेंड अपवर्ड है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और रेम्यूनरेशन का बात करें तो काफ़ी लो है। और सक्सेशन प्लान को देखें तो CC पार्थिबन से सीधे कंपनी विवेक पार्थिबन को जाएगा और ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ लग रहा है। बात करें केसेस या स्कैम का तो केसेस तो कंपनी के खिलाफ होगा ही, क्योंकि कंपनी फार्मा बिजनेस में है और इसको आप खुद ब खुद एनालाइज कर लीजिए, गूगल करने से आपको मिल जाएगा। लास्टली हम बात करेंगे फिनेंशियल्स का। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में कंपनी का कोई खास कॉम्पिटिटर नहीं है, पर अमेरिका में इंटेंस कंपटीशन है। पर देखने से लगता नहीं है कि इन दोनों रीजन की वजह से कंपनी बैंकरप्ट होगा। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है। और डेट का बात करें तो डेट तो है ही नहीं, तो डेट टू इक्विटी को क्या देखना। बात किया जाए कैश फ्लो का तो कंपनी एग्रेसिवली ग्रो करने का कोशिश नहीं कर रही है और यूएस और यूरोप मार्केट में फोकस करने की वजह से कंपनी का वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसने लगा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जितना हुआ उससे कम कंपनी को CFO कैश जनरेट हुआ है, जो इन फ्यूचर और थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा सेल्स में और जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो को भी इम्पैक्ट करे। लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट रहा है 200 करोड़ और अगर इसको 25 to 35 का PE मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 5000 to 7000 करोड़। और अगर ऑनर्स अर्निंग से निकाला जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 1500 to 2000 करोड़ और कंपनी अभी चल रहा है अराउंड 6000 to 6500 करोड़ के आसपास, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। एक चीज़ जो आपको ठीक से कंसीडर करना चाहिए वो ये है कि कंपनी अभी अमेरिका और यूरोप मार्केट में इंटर किया है, तो इसको ठीक से एनालाइज कीजिए, आपको बेहतर तरीके से फिर समझ में आएगा। ये था ओवरऑल एनालिसिस कैपलिन पॉइंट लिमिटेड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।